हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बात करें बुक की तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड की जो आवर पास्ट जो 1 है उसी का लास्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। मीन्स हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासेस सिविल सर्विसेज के लिए तैयार की जा रही हैं, सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से तैयार की जा रही हैं। तो आपको अगर चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इससे पहले कि स्टार्ट करूँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ है जो कि रमेश सिंह के बुक के बेस्ड है। इसका पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, साथ में इंडियन पॉलिटी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी है, जिनके रेस्पेक्टिव पीडीएफ्स अवेलेबल है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की है और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की है। तो इनके भी सारे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बड़े आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक 20 दिन का कोर्स भी है जो कि इन तीनों सब्जेक्ट को टुगेदर कवर करता है। 20 दिन का प्लान है पूरा उसका, पहले मैंने बताया कैसे कवर करना है, उसका रूटीन दिया हुआ है, फिर आपको उसको फॉलो करके कवर करना है। चलिए हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सारे चैप्टर में बोलता रहा हूँ कि इसकी एक भूमिका बनाई जाती है। इसमें ये जो एनसीईआरटी की किताब है 6ठी क्लास की, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक कंडीशन क्रिएट किया जाता है, एक सोच क्रिएट की जाती है ताकि इस चैप्टर को बड़े आसानी से बच्चों को समझाया जा सके। तो इस केस में मारुत समी एक बच्चा है जो कि डिसेबल्ड बच्चा है। ये कैसे कैसे करके पहुंचता है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के पास ही आयरन पिलर भी ये देखता है, जो इसके लिए काफ़ी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब ये कुतुब मीनार और आयरन पिलर ये सब मेहरौली में है। मेहरौली एक जगह है जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया हूँ, आई होप कि आप लोग गए हो या नहीं गए। अगर नहीं गए हो, मौका मिले तो जरूर जाना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। अब हम इसमें स्पेसिफिकली बात करेंगे इस आयरन पिलर की बात करेंगे, जो कि एक मेटलर्जी का पार्ट है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी इज बेसिकली एन एंशिएंट इंडियन इन्वेंशन कहा जाता है मेटलर्जी में, बिकॉज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, हमने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका एग्जांपल हड़प्पन सभ्यता की बात करें, हड़प्पन सभ्यता में कॉपर मेटलर्जी काफ़ी चलता था उस समय। और उस समय के लोग, हड़प्पन सभ्यता में उस समय के लोग, आज से 4700 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय के लोग ब्रॉन्ज बना लेते थे बाय मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर एज को ब्रोंज एज कहा जाता है, ब्रोंज एज कहा जाता है। अगर बात करें हम हड़प्पन सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो, एंड जो इनके सक्सेसर आए, जो हड़प्पन सभ्यता के बाद जो सक्सेसर आए, उनके एज को आयरन एज कहा जाता है, बिकॉज ये लोग एडवांस टाइप के आयरन ये लोग यूज करने लगे थे। ओवरऑल आयरन का यूज इन्हीं के सक्सेसर के द्वारा शुरू हुआ था। तो टाइप्स ऑफ जो आयरन ये यूज करते थे वो काफ़ी एडवांस टाइप हुआ करता था, जैसे फोर्ज्ड आयरन ऐसा आयरन होता है जिसको फोर्जिंग करके बनाया जाता है। रॉट आयरन होता है और कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन में बेसिकली मेल्ट करके मोल्टेन फॉर्म में लोहे को काफ़ी गर्म करोगे तो मोल्टेन हो जाएगा, उसके बाद शेप दिया जा सकता है। जो भी शेप में उसको डालोगे उस शेप में ढल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी पहले से देखी हुई हैं, की हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली बात करें आयरन पिलर की, जो कि मेहरौली में है, मेहरौली जो कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली पड़ता है, वो काफ़ी स्किलफुल आर्ट है। मतलब उस समय के जो क्राफ्ट्समैन लोग होंगे, सोचो उस समय कितने स्किलफुल ये लोग रहे होंगे, जो कि इन्होंने 7.2 मीटर हाई एंड वेट इसका लगभग 3 टन का है, ये बना दिया उस समय के लोगों ने, आज से 1500 साल पहले। और ये डेट हमें इसलिए पता चलता है बिकॉज इस पे इंस्क्राइब भी किया गया। इस पर्टिकुलर जो आयरन पिलर है ना, उस पर कुछ लिखा भी गया है
उसमें चंद्रा नाम के एक रूलर की बात की गई है, किंग की बात की गई है, जो मोस्ट प्रोबेबली गुप्त पीरियड से रिलेटेड होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकते हैं वो, ठीक है, या विक्रमादित्य जिनको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात इस आयरन पिलर की ये है कि आज तक ये रस्ट नहीं हुआ है, आज तक ये रस्ट नहीं हुआ है। चलो मैं आप इसका पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पार्टिकुलर पिक्चर देख लो, दिस इज द आयरन पिलर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देख लो कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। हालांकि आर्ट एंड कल्चर जब फर्दर पढ़ेंगे तो इसमें ये वाले पार्ट को अलग से पढ़ेंगे, ये पार्टिकुलर पार्ट को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बट सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, दिस इज मेहरौली पिलर कहते हैं। मेहरौली में आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। आज से 1500 साल पहले इसको बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। अब हमने इस आयरन पिलर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं थोड़े से कुछ बिल्डिंग्स वगैरह जो ब्रिक एंड स्टोन के बने हैं उनके बारे में। स्पेशली इसमें आता है स्तूपा, बिकॉज बाकी सारी चीजें भी बनी होंगी उस समय, बिल्डिंग्स वगैरह बनी होंगी ब्रिक और स्टोन की, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। लेकिन स्तूपा काफी ज्यादा आज सर्वाइव कर पाई हैं। स्तूपा का लिटरल मीनिंग होता है माउंड, ऐसा एक माउंड को ही स्तूपा कहते हैं, ठीक है। स्तूपा ऐसा एक शेप को, ठीक है, ऐसे शेप को माउंड को स्तूपा कहते हैं। ये राउंड और टॉल होता है, इसके कई प्रकार पाए गए हैं, बिग और स्मॉल भी हो सकता है। सर्टेन कॉमन फीचर्स हैं इनमें, जैसे कि बात करें एक इम्पॉर्टेंट फीचर, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पार्टिकुलर स्तूपा के सबसे जो बेस में एक स्मॉल बॉक्स प्लेस किया जाता है, एक स्मॉल बॉक्स ऐसा करके एक प्लेस किया गया है एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। जैसे मान लो ये स्तूपा है ना, तो यहाँ पे लगभग मान लो इस जगह पे एक स्मॉल बॉक्स पहले प्लेस किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें इस बॉक्स में बॉडीली रिमेन्स, जो कि गौतम बुद्धा के बॉडीली रिमेन्स, जैसे कि उनके टीथ, उनकी हड्डियां, है ना, इनमें से कुछ पार्ट इसमें रखा गया है, ठीक है। जैसे कि सांची में एक स्तूपा है, तो वहां पे कुछ पार्ट गौतम बुद्धा के बॉडीली रिमेन का उसमें पहले डाल दिया गया है ना। तो बुद्धा के बॉडीली या फिर उनके फॉलोअर्स जो थे उनके बॉडीली पार्ट्स इसमें रखे गए हैं। और ऐसा नहीं कि खाली बॉडी के पार्ट्स, इसके अलावा कुछ चीजें जो वो लोग यूज करते थे वो भी इसमें रखे गए हैं, स्टोन्स या फिर कॉइन्स भी इसमें रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर में ये बॉडीली रिमेन रख दिया गया। इसके बाद इसको बोला गया ये रेलिक कास्केट, इसको बोला गया रेलिक कास्केट, ठीक है। बिकॉज रेलिक का मतलब ये होता है रिमेन, बॉडीली रिमेन होता है रेलिक का मतलब, तो रेलिक कास्केट इसको बोला गया। पार्टिकुलर ये वाला जो मैं बता रहा था ना, इसको रेलिक कास्केट बोला गया। एंड इट वाज पहले इसको रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसको अर्थ से कवर किया गया, ठीक है, और अर्थ से कवर किया गया। उसके बाद इस पे मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक से फिर कवर किया गया, एक लेयर और चढ़ाया गया। और बाद में डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला डोम लाइक स्ट्रक्चर कवर करके इसको कार्व आउट कर दिया गया स्टोन स्लैब के साथ। तो ओवरऑल हमारा बना ये स्तूपा, ऐसा जो दिखता है ना, इसके अंदर भी कुछ चीजें वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया अपना स्तूपा। अब स्तूपा के चारों तरफ ऐसे ये गोल होता है ना, तो चारों तरफ इसके मान लो ऐसे स्तूप के चारों तरफ, मान लो ये स्तूपा है, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसके चारों तरफ, ठीक है, ये स्तूपा है, इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। इस पर्टिकुलर पाथ को ऐसा एक पाथ बना दिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये पूरे स्तूपा के अराउंड में होता है, ठीक है, अराउंड में ये होता है। एंड इस पे रेलिंग्स बनी होती हैं, ऐसे ना, रेलिंग्स इस पे, है ना, बनी होती है। इस पाथ पे भी रेलिंग्स होती है ना, ठीक है, रेलिंग्स होती है। और इसमें एक एंट्रेंस दिया जाता है। सपोज यहाँ पे एक एंट्रेंस दिया गया, उसको गेटवेज या फिर एंट्रेंस बोलते हैं। डिवोटी जो होते हैं, जो गौतम बुद्धा के डिवोटी, वो इस पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर से ऐसे चलते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे चलते हैं। और रेलिंग्स और गेटवेज जो है उस पे काफी सारा डेकोरेशन देखने को मिला है विथ स्कल्पचर। तो ये जो रेलिंग्स की बात की ना, इस पे काफी ज्यादा डेकोरेशन भी हमने देखा है। अब चलो मैं एक थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, ये सांची के स्तूप का पिक्चर है, सांची जो कि एमपी में पड़ता है ना। यहाँ पे देखिए, ये एक गेटवे है, यहाँ पे एंट्री होगी। और ये जो स्तूपा है, ये जो मोल्ड है स्तूप, इसके ऐसे
ऐसे ऐसे लोग इसके चलते हैं, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से इंटर किया फिर इस साइड जाएगा बंदा और पूरा राउंड होके ऐसे फिर ऐसे 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 चक्कर काटते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती, अमरावती में भी एक बहुत बड़ा स्तूपा ऐसा माना जाता है कि हुआ करता था, लेकिन ये स्तूपा सरवाइव नहीं कर पाया। इसको बेसिकली ऐसी इसकी हिस्ट्री है कि इसको बाद में अंग्रेजों ने काफी तबाह कर दिया, यहाँ से कई सारी चीजें लेके गए वो अमरावती से। अमरावती में सबसे बड़ा स्तूपा हुआ करता था, लेकिन वो स्तूप आज के डेट में नहीं है। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स जो थे उसके लगभग 2000 साल पुराने थे, 2000। तो आपको मैप पे दिखाता हूँ अमरावती है कहाँ। दिस इज द अमरावती, है ना, दिस इज अमरावती, यहाँ पे ये स्तूपा पाया गया था, ये अमरावती हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे। अमरावती आज के डेट में क्या है आपको पता होना चाहिए। अमरावती आज के डेट में कैपिटल है किसी स्टेट की, मुझे कमेंट करके बताना किस स्टेट की ये कैपिटल है आज के डेट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves। कुछ ऐसे भी उस समय आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन हो रहे थे कि केव्स को हॉलो आउट किया जा रहा था, उसको काट के उसमें बिल्डिंग्स बनाए जा रहे थे, एंड इट वाज इलेबोरेटली डेकोरेटेड। इसमें डेकोरेशन भी काफी ज्यादा, स्कल्पचर्स वगैरह, पेंटेड वॉल्स भी इसमें हुआ करते थे। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। उड़ीसा का एक पिक्चर है हमारे पास, उड़ीसा के एक ये देखिए, दिस इज फ्रॉम उड़ीसा। ये है केव में, कैसे देखिए केव में काट काट के केव को हॉलो आउट करके कैसे इसमें मोनास्ट्री बनाई गई है। दिस इज कॉल्ड मोनास्ट्री। ये मोनास्ट्री थी स्पेशली अगर बात करें तो गौतम बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए ये मोनास्ट्री थी। मोनास्ट्री, अब ये मत पूछ लेना क्या है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखो। इसलिए कहता हूँ सीक्वेंशियल मैनर्स में पढ़ा करो, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। यही वो समय था आज से लगभग 2000 साल पहले जब कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी उस समय बनने लग गए थे, जैसे कि विष्णु के, शिव के, दुर्गा के। और स्पेशल बात ये है कि जो ये मंदिर बनते थे ना, मंदिर में एक स्पेशल रूम हुआ करता था जिसको गर्भगृह कहते थे। स्पेशल रूम जो था, सैक्रेड काफी था वो रूम, उसको गर्भगृह कहते थे। उसी गर्भगृह में इमेज ऑफ चीफ डेटी, मान लो कि अगर शिव की अगर मंदिर है तो गर्भगृह जो पर्टिकुलर रूम होगा ना, उसमें शिव का उनका जैसे शिवलिंग बना दिया, या फिर दुर्गा का है तो दुर्गा का इमेज उसमें रहेगा, ठीक है। एंड प्रिस्ट यहीं पे जो भी रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, वो यहीं पे परफॉर्म करते हैं गर्भगृह में। एंड डिवोटी भी यहीं पे आके पूजा करते हैं उस पर्टिकुलर डेटी की, ठीक है, उस पर्टिकुलर भगवान की। एंड इसी के ऊपर एक टावर बना दिया जाता है। जैसे मान लो ये रूम है और इसी के ऊपर एक टावर बना दिया गया, उस टावर को कहते हैं शिखर या फिर उसी को टावर मतलब शिखर कहते हैं। ये स्पेशली इसलिए बनाया जाता है ताकि मार्क किया जा सके कि इसी के नीचे ये पार्टिकुलर भगवान की इमेज है, वो गर्भगृह है, ठीक है। एंड ये बनता है टॉप ऑफ द गर्भगृह, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं इमेज दिखा देता हूँ। सी यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज, है ना, ये एक उत्तर प्रदेश से की एक इमेज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमें ये काफी पुराना ही है। ये देखो यहाँ पे ये जैसे रूम है, ये रूम में भगवान की मूर्ति है और इसी के ऊपर ये देखो ये शिखर बना दिया, दिस इज कॉल्ड शिखर, है ना। समझ में आया आपको। जैसे इस केस में ये आई होल की पिक्चर है। आई होल मैंने आपको बताया था कि कौन से डायनेस्टी की राजधानी थी, आपको मैंने क्लियर बताया था प्रीवियस वीडियो में। आपको याद नहीं होगा मुझे उम्मीद है अगर याद होगा तो कमेंट करके बता देना। तो जैसे कि ये एक मंदिर है, इसमें देखो यहाँ पे शिखर है, इसका मतलब समवेयर जो माता का जो प्रतिमा होगी ना, वो इसी के नीचे होगी। सो दिस इज टू इंडिकेट दैट इसी के नीचे पर्टिकुलर गर्भगृह है जिसमें माता का इमेज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये देखो, ये जो महाबलीपुरम से मिला है हमें, महाबलीपुरम की ये बेसिकली एक स्टोन को काट के बनाया गया है। कितना अच्छा है, देखो कभी मौका मिले तो यहाँ पे जाना, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अपने फिर से पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली अभी गर्भगृह और शिखर की। इसके अलावा एक थोड़ा सा स्पेस भी होता था, जैसे कि ऐसे मान लो ये मंदिर हो गया,
ये दिस इज मंदिर, उसके चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस भी बनाते थे ये लोग। इस स्पेस को एक हॉल कहा जाता है या फिर मंडप कहा जाता है, ठीक है, मंडप या फिर हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग असेंबल होते हैं पूजा करने के पर्पज से। महाबलीपुरम अगेन एंड आई होल में जो कुछ पिक्चर्स हैं वो फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल की एग्जाम्पल है। महाबलीपुरम और आई होल में ये स्टोन को काट के बनाया गया है। तो फिर से मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। महाबली, सी दीज पिक्चर्स, दिस इज फ्रॉम आई होल। ये पार्टिकुलर एक स्टोन को काट के बनाया गया है, देखो कितना अच्छा है। ये भी पार्टिकुलर कई सारे स्टोन्स को काट के बनाया गया है, ठीक है, देख सकते हो। दिस इज फ्रॉम महाबलीपुरम, ये वाला महाबली, और ये आई होल से है ना। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ वेयर द स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट, ये कैसे इनको बनाया गया है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो ये ऑब्वियस सी बात है, स्तूपा बनाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्तूपा ऐसे रखा, पहले उसके रेलिक्स रखने के लिए एक कैस्केट बनाया है ना। तो इट वाज इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेजेस, कई सारे स्टेजेस लगते थे, और मोस्ट प्रोबेबली इनको बनाने के लिए किंग्स एंड क्वींस ही इसको बनवाते होंगे, बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव अफेयर था। अब आम आदमी अगर स्तूपा बनाने चले तो क्या बना पाएगा, नहीं बनवा पाएगा। तो किंग और क्वीन जो कि काफी पैसे वाले लोग होते थे, वो लोग ये सब करते होंगे, ठीक है। एंड इसके लिए फर्स्ट मान लो अगर एक कोई मतलब मंदिर बनाना हो या फिर स्तूपा बनाना हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन चाहिए। उसको ढूंढोगे, फिर उसको लेके आओगे, एंड उस रफ ब्लॉक को, फिर आप स्टोन को, रफ ब्लॉक का जो स्टोन है उसको फिर आप शेप दोगे, उसको कार्व करोगे, उसको पॉलिश करोगे, फिर उसको पिलर बनाओगे, पैनल बनाओगे, वॉल बनाओगे, तब उसको फ्लोर सीलिंग सब बना के उसको फिर प्लेस करते होगे। प्लेस इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन में रखना, तब जाके ये बिल्डिंग्स बनते होंगे। मतलब उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट ये सब काम किया होगा, ठीक है। देखो किंग एंड क्वीन तो ये सब ऑब्वियस सी बात है, यही लोग बनवाते हैं, बिकॉज ये इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, ठीक है। तो डिवोटी क्या करते थे, डिवोटी मतलब जो पूजा करने लोग जाते थे, जो श्रद्धालु लोग थे, वो क्या करते थे, दे यूज टू ब्रिंग लॉट ऑफ गिफ्ट लेके जाते थे ऐसे जगहों पे, टेम्पल्स पे, स्तूपा पे। एंड वो जो गिफ्ट होता था उसको यूज किया जाता था टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। जैसे कि जैसे स्तूपा में मैंने बताया था आपको कि स्तूपा के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा था उसमें क्या है, इस पे रेलिंग्स बनाए गए थे, रेलिंग्स पे काफी सारा डेकोरेशन किया गया था। वो डेकोरेशन का काम जो होता था ये डिवोटी के गिफ्ट वगैरह, पैसे वगैरह से होता था, ठीक है। एंड एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जो सांची में एक ब्यूटीफुल गेटवे है उसको बेसिकली डोनेट किया था एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स ने पे किया था इसके लिए, जो पर्टिकुलर एक गेटवे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा मर्चेंट्स जो थे, फार्मर्स थे, गार्लैंड्स मेकर्स जो थे, परफ्यूमर्स थे, जो स्मिथ्स थे, इसके अलावा जो हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन थे, वो लोग के नाम भी इनके जो पिलर्स थे उस पे स्क्राइब्ड हैं, इस पे लिखे गए हैं, रेलिंग्स और वॉल्स वगैरह पे लिखे गए। इसका मतलब इन्होंने भी छोटे मोटे गिफ्ट जरूर दिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अजंता की गुफाएं आपने काफी सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो मैं बताता हूँ। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र रीजन में पड़ती हैं, वेस्टर्न रीजन में, और यहाँ पे क्या है, कई सारे जो रॉक्स थे उनको काट के कई सारे केव्स बनाए गए, उनको हॉलो आउट करके उसमें मतलब गड्ढा टाइप का खोद के उसको बनाया गया। एंड ये इनको बेसिकली बनाया गया मोनास्ट्रीज फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, उनके मोस्ट ऑफ द जो मोनास्ट्री है अजंता में वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए ही बनाई गई थी। एंड इसको काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था विद द पेंटिंग्स। तो अब हमारी बात आती है, पेंटिंग्स भी उस समय काफी प्रचलन में था। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ पेंटिंग से रिलेटेड। ये देखो, ये एक पेंटिंग है, देखो यहाँ पे, दिस इज द पेंटिंग, है ना। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, कितना अच्छा इलेबोरेटिव पेंटिंग है, और इसके कलर आज भी काफी आंखों को भा जाते हैं, इसके कलर आज भी सुरक्षित हैं। और कैसे ये केव कैसे बनाया गया होगा, तो इस पिक्चर से आप देखो यहाँ पे
ये लोगों के हाथ में बेसिकली देखो ये कुछ खोदने के लिए है, तो ये केव को बेसिकली हॉलो आउट कर रहा है। तो ये एक तरीका कैसे केव को हॉलो आउट करेंगे। और ये जो है ये एक पार्टिकुलर पेंटिंग है, ये भी एक पार्टिकुलर पेंटिंग है जो अजंता की गुफाओं में हमें मिली है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी जो जरूरी चीज है मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो जो ये पेंटिंग बनाई होगी, देखो केव में क्या होता है ना, अंधेरा होता है, काफी अंधेरा होता है। अंधेरा होता है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है टॉर्चेस चाहिए होंगे, तो उस समय इन्होंने टॉर्च यूज किया होगा। अब इस समय के टॉर्च के जैसा तो नहीं होगा, पता नहीं कैसा टॉर्च होगा, हो सकता है मसाले लेके वो लोग पेंटिंग की होगी उन्होंने। एंड कलर्स जो है आज भी विविड है, काफी इसमें विविधता है, काफी आंखों को भा जाती है। इवन आफ्टर 1500 ईयर्स अगो, मतलब आज से ये 1500 साल पहले बने थे, लेकिन आज भी इसके कलर सुरक्षित है। तो ये जो कलर है इनको बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स से बनाया गया है। मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल से कलर तैयार की गई है जो आज भी सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। ये समय जो था लगभग 2000 से 1500 साल पहले आज से, ये समय एपिक्स का भी था। स्पेशली बात करें 1500 साल पहले या फिर 2000 साल पहले, तो ये समय था एपिक्स का। एपिक्स क्या होता है? एपिक्स होता है ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मेन और एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज ऑफ गॉड्स। तो एपिक्स जैसे कि एक महाभारत एक संस्कृत की एपिक है, रामायण भी एक संस्कृत की एपिक है। इसके अलावा जो संगम पीरियड के दौरान जो लिखी गई एपिक्स है, जैसे मणिमेगलाई है ना, शिलापतिकम, ये भी 2 एपिक्स हैं जो कि तमिल लैंग्वेज में है। तो एपिक्स बेसिकली मैन या वुमेन की कहानी के ऊपर हो सकता है, जो कि हीरोइक मैन होंगे, हीरोइक वुमेन होगी, या फिर गॉड के बारे में हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए देख लेते हैं ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापतिकरम। शिलापतिकरम एक एपिक था जिसमें कनागी के ग्रीफ के बारे में बताया गया। तो ये कहानी जो है शिलापतिकम में कनागी के बारे में है, कनागी और इसके अलावा इसके हस्बैंड के बारे में है। पहले मैं आपको कहानी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तमिल एपिक जो शिलापतिकम है वो बेसिकली इसको लिखा था एलांगो नाम के एक पोएट ने इसकी रचना की थी। अराउंड 1800 साल पहले, आज से 1800 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ये जो शिलापतिकम है ये एपिक है किसके बारे में? तो एक मर्चेंट जिसका नाम है कोवलम, ए मर्चेंट हुज नेम वाज कोवलम जो कि पुहर में रहता है उस समय, एंड फेल इन लव विद द कोर्टिसन नेम्ड माधवी। एक पर्टिकुलर राजा की लड़की से इसको मोहब्बत हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोवलन को, जो कि पुहर का निवासी है ना। एंड इस समय ये क्या करता है, कनागी को छोड़ देता है। कनागी जो इसकी वाइफ होती है, कनागी एक्चुअली वाइफ होती है कोवलम की, लेकिन इस शादीशुदा मर्द को प्यार हो जाता है इससे। तो एक कोटिशन जिसका नाम है माधवी के प्यार में फंस जाता है। अब जब ये माधवी के प्यार में जब फंसता है तो ये वो पुहर छोड़ के ये मदुरई आ जाता है, मदुरई आता है। थोड़ी सी कहानी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं लिखी है तो मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। मदुरई आता है, मदुरई में ही माधवी रहती है। यहाँ पे आता है तो इसके जो कोर्ट में एक बार जाता है तो वहाँ का जो कोर्ट का ज्वेलर है पांड्या किंग का, उस पर इल्जाम लगा देता है कि ये चोर है, इसने चोरी किया है। जानबूझ के इस पे इल्जाम लगा दिया जाता है कोवलम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कोवलम को मार दिया जाता है। ठीक है, कोवलम की हत्या कर दी जाती है पनिशमेंट के तौर पे। इससे क्या होता है, कनागी अभी भी उसके प्यार को भूली नहीं होती, क्योंकि उसकी वाइफ होती है तो भूली नहीं होती है, तो वो काफी ग्रीफ में होती है। तो वही इसके बारे में कहती है कि कैन देयर बी ए गॉड इन द लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स। ये कहती है कि क्या यहाँ पे कोई भगवान नहीं है कि एक किंग के तलवार से एक इनोसेंट स्ट्रेंजर को मार दिया गया है ना। इज देयर नो गॉड, ये ग्रीफ में बेचारी बोलती है। इसके बारे में सारा शिलापतिकम के बारे में, शिलापतिकरम के बारे में बेसिकली कनागी के ग्रीफ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एपिक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और तमिल में एक और एपिक है जिसका नाम है मणिमेगलाई। तो देखो आपसे सवाल इतना नहीं पूछा जाएगा कि कनागी का ग्रीफ बताओ, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि शिलापतिकरम का राइटर कौन था,
कंपोजर कौन था, तो पोएट आपको एलांगो नाम याद होना चाहिए। एक मनी मेकलाई है, इसका रचयिता माना जाता है सतनार को, सतनार, ठीक है। ये भी एक तमिल एपिक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल एपिक है या फिर तेलुगु एपिक है, ऐसा दे देगा, है ना। तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मनी मेकलाई जिसकी रचना सतनार ने की थी अराउंड 1400 साल पहले आज से। ये एक स्टोरी है डॉटर ऑफ कोवलम और माधवी की। एक कोवलम और माधवी जो कि शिलापदिकम में यूज किए गए हैं, इनके डॉटर की कहानी है मनी मेकलाई में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ए वर्स फ्रॉम मेघदूत। मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। कालिदास थे मेघदूत के रचयिता, जो एक पोएम है, ठीक है। मेघदूत एक पोएम है, इसके रचयिता कालिदास थे। कालिदास के बारे में पिछले वीडियो में भी मैं आपको पढ़ाया था। और ये जो पोएम है ना, इसमें मेघदूत इन विच ए मॉनसून कुड बी इज इमेजिन्ड टू बी ए मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। कहने का मतलब दो लवर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये दूर हो जाते हैं किसी रीजन से। तो मेघदूत जो है ना, इसमें मॉनसून को कहा गया है कि मॉनसून जो है एक मैसेंजर है, मैसेंजर है। ये यहाँ से इसका मैसेज इसके पास ले जाएगा, इसका मैसेज इसके पास ले जाएगा। ये इसके बारे में एक कहानी है, ठीक है, एक पोएम है ये, ठीक है। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। जो ओल्ड स्टोरी जो पहले से चल रही थी उस समय के सोसाइटी में, आज से लगभग 2000 साल पहले, उनको कंपाइल करना लोगों ने शुरू किया उसी दौरान में। जैसे कि मान लो आज से 2000 साल पहले कुछ काफी उससे भी पुरानी कई सारी कहानियां चल रही थी, लेकिन लिखी नहीं गई थी, उसको अब लिखने का काम शुरू हो गया था। तो ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस जो स्टोरी थी, जो कि उस समय सर्कुलेशन में थी, अर्लियर वेर रिटन डाउन, उस समय उसको लिखा जाने लगा। जैसे कि पुराना, जिनको कहा गया पुराना, स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस। पुराना क्या है? पुराना का मतलब होता है, पुराण जो होते हैं उसका मतलब है कि ओल्ड, ओल्ड। तो ये क्या है, इसमें क्या लिखी गई है? जिसमें गॉड एंड गॉडेस की कहानियां लिखी गई हैं, जैसे कि विष्णु पुराण है, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, पार्वती पुराण। ये सारे पुराण में इन सारे गॉडेस को लिखा गया है, ठीक है, गॉड और गॉडेस को, ठीक है। और इनके पुराण में, इन सारे पुराणों में कैसे इनकी वर्शिप होगी, उसका नियम क्या होगा, वो भी लिखा गया है, डिटेल में बिल्कुल बताया गया है। इसके अलावा अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इसमें कैसे वर्ल्ड बना उसका भी जिक्र है। एंड किंग्स के बारे में भी संभव इसमें जिक्र है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये सारे लिखे गए सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, सिंपल संस्कृत में ये लिखे गए हैं। एंड वे आर मींट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी, इसको सब सुन सकते हैं। जैसा कि वेदों में क्या था, वेदों में वुमेन्स और शूद्र उसको नहीं पढ़ सकते थे, ना उनको छूना, वो सब अलाउड नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, ये इसको सब सुन सकते थे। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि ये सारे जो पुराण थे, वो पृष्ठ जो था वो पर्टिकुलर मंदिर में बैठ के पढ़ता था और उसको लोग सुनने आते थे। उसमें वुमेन भी आती थी, शूद्र भी आते थे, मतलब समाज का हर वर्ग इसको सुनने आता था। तो पुराना के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिली, पुराण जिसको हिंदी में पुराण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान लगभग आज से 1500 साल पहले दो संस्कृत के एपिक्स भी काफी फेमस हुए थे, महाभारत और रामायण। ऐसा नहीं कि 1500 में ही लिखे गए थे, ये पहले से कहानियां चल रही थी। महाभारत की कहानी जो है पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको आज से 1500 साल पहले लिखा गया, ठीक है, महाभारत और रामायण दोनों को। तो महाभारत किस चीज के बारे में, आई होप सबको पता होगा। महाभारत रामायण तो लोग देखते ही है, फिर भी मैं बता दूं, ये एक वार की कहानी है जो कि लड़ी गई थी कौरव और पांडवाज के बीच में। ये दोनों कजन थे, ये दोनों ग्रुप कजन थे। एंड किस लिए ये लड़ाई हुई? लड़ाई हुई बेसिकली गद्दी पाने की लड़ाई थी, कुरु जगह की, कुरु जिसका कैपिटल हस्तिनापुर था, कुरु जगह की गद्दी पे बैठने के लिए लड़ाई हुई थी, है ना। एंड द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन, काफी पुरानी स्टोरी थी, बट बाद में इसको लिखी गई लगभग 1500 साल पहले आज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके जो लेखक हैं, कंपोजर हैं, जो कंपाइल जिन्होंने किया, वो माना जाता है कि बोथ पुराण और महाभारत दोनों के कंपाइलर जो हैं वो व्यास हैं। व्यास याद रख लेना, व्यास महाभारत और पुराण के, पूछा जाएगा आपसे, जरूर पूछा जाएगा, 1 नंबर का सवाल है ये कि पुराणों के रचयिता और महाभारत के रचयिता कौन है, तो व्यास, सिंपल सा। रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि हैं। रामायण किसके बारे में? राम के बारे में, जो कि एक प्रिंस होते कोसला के, जिसकी राजधानी अयोध्या होती है, अयोध्या। आज भी अयोध्या विवाद आपको पता ही होगा, है ना, बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद, अब रामलला की वहाँ पे वो भी बन रही है, एनीवे, ठीक है।
तो रामायण और महाभारत तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा भी कुछ स्टोरीज उस समय ऑर्डिनरी लोग स्टोरीज सुनाते होंगे, कहते होंगे, पोएम्स सुनाते होंगे, इसके अलावा सॉन्ग्स गाते होंगे, डांस करते होंगे, प्ले करते होंगे। जो ऑर्डिनरी लोगों के चीज़ों को एक जगह कर दिया गया, एक पार्टिकुलर बुक में कर दिया गया या फिर कंपाइल किया गया, उसको बोला गया जातक, जातकाज या फिर जातक। जातक में ऑर्डिनरी लोगों की कहानियां हैं, ऑर्डिनरी लोगों ने क्या गाया, क्या डांस किया, कैसे किया, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। जातक के अलावा एक और बुक है पंचतंत्र, पंचतंत्र भी एक बुक है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों की कहानियां हैं। एंड जो जातक है उसकी कहानियां जो है वो रेलिंग्स पे भी लिखी गई हैं, स्तूपों, जितने स्तूपा है मैक्सिमम स्तूपा के रेलिंग पे भी लिखी गई है। इनफैक्ट अजंता की पेंटिंग में भी इनकी कहानियों को दर्शाया गया है। जातक की कहानियों की बात करें तो जातक क्या है आपको पहले समझ में आना चाहिए। वैसे ऑर्डिनरी लोगों की कहानियां, गाने वाने जो एक जगह कर दिया गया उसी को जातक बोल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, जातक की एक और कहानी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मंकी किंग की कहानी है। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा मंकी किंग हुआ करता था जो कि गंगा के किनारे रहता था, हिमालय में गंगा के किनारे। आपको पता है कि हिमालय से बह के आती है गंगा, तो हिमालय में ही गंगा के किनारे पे समवेयर वो रहता था। इसके 80,000 फॉलोअर थे, ये मंकी के 80,000 फॉलोअर थे। ठीक है, एंड ये बेसिकली फीड करते थे अपने आप को, खाते थे एक स्पेशल टाइप का मैंगो ट्री को वो खाते थे, जिसका मैंगो जो था वो काफी मीठा था, बहुत ज्यादा मीठा था, बहुत स्वीट था ये मैंगो। एक दिन क्या हुआ, एक मैंगो गिर गया टूट के और वो नदी में गिर गया, गंगा नदी में, और बहते बहते वो वाराणसी आ गया, पका हुआ मैंगो। एक बार जब किंग नहा रहा था उसी समय ये मैंगो आया, उसके पास आया, तो वो उसको चख लिया उस किंग ने बनारस के किंग ने जब उसको चखा तो उसको काफी मीठा लगा। फिर वो अपने जो फॉरेस्टर थे उनको बोला कि जाओ पता करो कि ये इसका पेड़ कहाँ है, इस पर्टिकुलर आम का। तो लोग उस फॉरेस्टर गए, उन्होंने पाया, वो किंग को भी लेके गए और पाया कि बहुत दूर वो हिमालय में वो पेड़ है। हिमालय में वो पेड़ के पास पहुंचे, दिन में पेड़ पे पेड़ के फल को खाया भी, काफी मजे लिए वहां पे किंग वगैरह उनकी पार्टी मिलके, है ना। लेकिन जब रात हुआ तो किंग ने देखा कि उस पे कुछ मंकी घूम रहे हैं। किंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। किंग ने कहा कि यार ये तो हमारे जो फ्रूट है वो लोग खा रहे हैं, वो तो फिर इनको तो मारना पड़ेगा। तो किंग ने आदेश दिया कि इन सबको मार दो। अब यहाँ पे जो मंकी का किंग था उसने कहा कि यार ऐसे तो हम लोग मारे जाएंगे सारे। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं बचाने का कुछ उपाय करता हूँ। उसने क्या किया, जितने भी ब्रांच थे मैंगो ट्री के तोड़ दिए और उनको बांध दिया। उनको बांध के एक पार्टिकुलर ब्रिज बनाने की कोशिश की और बनाया भी रिवर पे, और एक छोर वो पकड़ लिया और एक छोर को पेड़ से बांध दिया। और उसपे बाकी जो मंकी थे उसके फॉलोअर उसको बोला कि आप लोग अब क्रॉस करो, और बेचारा ये पकड़ा रहा और बाकी मंकियों को क्रॉस करा दिया, है ना। ठीक है, एंड जब तक आखिरी मंकी जो थे, लास्ट वाले मंकी क्रॉस करते रहे, ये बेचारा बिल्कुल मरने जैसे हो गया। जब किंग ने इसको देखा तो किंग ने इसको बचाने की कोशिश की, इसके ब्रेव एक्ट को देख के, लेकिन बेचारा वो मंकी मर गया। वो मैंने इतना थक गया था कि मर गया। इससे किंग को काफी दुख हुआ, उसने शोक भी जताया, ही मोर्न्ड, ठीक है, हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट, और उस मंकी को पूरा रिस्पेक्ट भी दिया। और ये जो कहानी हमें मिलती है, जातका की कहानी है, ये स्तूप जो है भरूच जो कि सेंट्रल इंडिया में है, उस स्तूप से हमें इसकी कहानी मिलती है। ठीक है, देखो कैसे जातक जो है यहाँ पे एक कहानी के तौर पे मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे राइटिंग ए बुक्स अबाउट साइंस। तो ये पीरियड ऐसा आ गया था लगभग आज से 15 साल पहले, जब साइंस पे भी किताबें लिखी जाने लगी थी। जैसे आर्यभट्ट एक ऐसे लेखक थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने संस्कृत में अपनी किताब लिखी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, संस्कृत लैंग्वेज में। देखो, संस्कृत पे नहीं लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, ठीक है, याद रखना। एंड इस बुक को कहा गया आर्यभट्टियम के रचयिता आर्यभट्ट। अब नाम से ही पकड़ लोगे तुरंत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें इन्होंने ये भी बोला कि दिन और जो रात होते हैं वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। इसके एक्सिस पे अर्थ को कहा जाता है कि इसकी एक्सिस है, ये अर्थ है तो इसकी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक्सिस पे ये घूमता है। बोला इसके रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, जो कि काफी सही है। आज
मतलब यही रीजन है, रोटेशन से ही डे एंड नाइट होता है। इन्होंने ये भी कहा कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया एक्लिप्सेस क्यों होते हैं, जो ग्रहण लगते हैं वो उसका साइंटिफिक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया। इन्होंने ये भी बोला कि जो सर्कमफियरेंस होता है सर्कल का, इसको भी इन्होंने कैलकुलेट किया, जो कि आज के मॉडर्न कैलकुलेशन से बिल्कुल नियर अबाउट इसका मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा आर्यभट्ट साहब के अलावा बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अदर ये सब मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमर हुए, जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हो, या फिर मैं अगले जो अपर क्लासेस आएंगे उसमें बता दूंगा। ठीक है, अब जीरो कहा जाता है कि इंडिया का खोज है। मैथमेटिशियंस जो थे इंडिया में, उन्होंने एक स्पेशल सिंबल खोजा जिसको बोला गया जीरो, और आज की डेट में जीरो हर जगह यूज होता है। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है ये, पहले जीरो नहीं हुआ करता था। इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो खोज के दिया, अदरवाइज 1 2 3 तो सब कुछ होता था, लेकिन जीरो नहीं होता था। तो इट वाज अडॉप्टेड बाय अरब्स ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद ये धीरे धीरे अरबों से जाते जाते फैल गया यूरोप तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो आयुर्वेदा जो सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस है, ये भी एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुआ था। और चरक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आयुर्वेदिक सिस्टम में, 1st 2nd सेंचुरी के आसपास लगभग इनका जो पीरियड था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको कहा गया चरक संहिता। ये बेसिकली मेडिसिन के ऊपर ये एक किताब है, चरक संहिता। इसमें इन्होंने हड्डियों को भी काउंट किया था, जिसमें बताया कि 360 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, जो कि आज के डेट में 200 हड्डियां कहा जाता है ना मॉडर्न साइज के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो बोला कि भाई इसमें जो टीथ भी गिन लिया है इन्होंने, कार्टिलेज वगैरह सब कुछ गिन लिया था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक जो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया वो थे सुश्रुत जो थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता के रचयिता माना जाता है इनको, और ये 4th 4th शताब्दी के आसपास इनका जो है पीरियड माना जाता है, 4th शताब्दी। इन्होंने जो सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल आज के डेट में जो सर्जरी की जाती है ना, उसके जनक सुश्रुत को कहा जाता है। उस समय ये चीर फाड़ करते थे। एनीवे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो एल्सवेयर क्या हो रहा था उस दौरान, लगभग आज से 1900 साल पहले क्या चल रहा था। पेपर जो कि आज के हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना पेपर के क्या होता है, पेपर पे ही लिखते हो आप, पेपर का ही किताब होता है, हर चीज़ पेपर का ही, लगभग पेपर का यूज बहुत ज़्यादा है। तो पेपर का जो कहते हैं इन्वेंशन है ना, वो चाइना ने किया था आज से लगभग 1900 साल पहले। ये यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था काइलून ने पेपर का आविष्कार किया, पेपर बनाया। एक्चुअली बेसिकली इसने किया कैसे, तो एक जो प्लांट है, प्लांट के फाइबर को क्लॉथ के साथ मिक्स करके, रोप और बार्क ऑफ ट्री के साथ मिक्स करके इसने इसको पहले सोक किया, पानी में डुबोया। उसके बाद इसको इसने प्रेस किया, उसके बाद ड्रेन किया, ड्राई किया, फिर पल्प जो बनाया वो पेपर बना। ठीक है, तो ये बेसिकली पेपर जो है ये चाइना की देन है। यही जो टेक्नोलॉजी कई सालों तक छिपी रही, चाइना इतनी आसानी से चीज़ों को उजागर करता नहीं है। देख लो वुहान का जो वायरस है आज तक उजागर तो किया नहीं। तो है ना, ये चीज़ है कि सीक्रेट आज भी है। इटली धीरे धीरे लेकिन सीक्रेसी खत्म हुई और कोरिया में पहुंची है लगभग 1400 साल पहले आज से, और जापान में भी पहुंची। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1800 साल पहले बगदाद में भी ये शायद पहुंच गई थी। बगदाद है ना, इराक की राजधानी है बगदाद, और बगदाद से ये धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका, अदर पार्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग आवर सब कॉन्टिनेंट में ये पहुंचा। जो टेक्निक है आज भी जो मैनुअल जो पेपर बनाया जाता है उसका तरीका यही है। सो यहाँ पे ये चैप्टर धीरे धीरे समापन की तरफ आ गया है। इसके बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पे भी देखो भरूच, जो ये भरूच जगह है ना, इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया था ये सारे पिक्चर्स को। ये पिक्चर रह गया, ये अमरावती से पाया गया है, ये पिक्चर अमरावती से पाया गया। ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है, स्कल्पचर जो है ये अमरावती से पाया गया है। ठीक है, इसमें आप इमेजिन करो, देखो पिक्चर को क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको। हाथी दिख रहा होगा, इसके अलावा ये देखो दो महिलाएं यहाँ पे झांक रही हैं। तो देखो कितना मतलब एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे। देखो ये महिला ये पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं कहीं किस ना कर। एनीवे दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस इज इम्पोर्टेंट। I am making lot of effort. This is your turn now. You have to subscribe and share these videos to your friends also. Till then, bye bye.